जबलपुर में एक थाना पड़ता है सिविल लाइन एरिया में। और उस थाने में एक संतरी जो रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त ड्यूटी पर तैनात रहता है। तभी एक लड़का अपने मुंह को बांधे हुए उस थाने में आता है और कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। अब इतना सुनना ही था कि वो संतरी पूछता है कि क्यों, क्या काम है, तुम्हें क्यों एसएचओ साहब से मिलना है। तो कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एसएचओ साहब को ही बताऊंगा। ये सुनने के बाद वो संतरी कहता है कि कोई बहुत ज़रूरी हो तो मुझे बता दो, यहाँ लोग बैठे हैं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करा दूंगा। ये सुनना ही था कि वो लड़का अपने चेहरे को खोल देता है और कहता है मेरा नाम मुकुल सिंह है। मैं वही मुकुल सिंह हूँ जो 15 मार्च को लिलोनियम कॉलोनी में बाप और बेटे का कत्ल किया था, जिसे इस थाने की पुलिस तकरीबन 75 दिनों से खोज रही है। अब ये सुनना ही था कि वो संतरी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी आसपास खड़े पुलिस वाले उस संतरी की तरफ चौंकती हुई निगाहों से देखते हैं। कहते हैं क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो। वो संतरी कहता है साहब, आप जिस मुकुल सिंह को खोज रहे होते हैं वो यही मुकुल सिंह है और सामने आपके खड़ा है। ये सुनना ही था कि आसपास खड़े पुलिसकर्मी तुरंत मुकुल को दबोच लेते हैं और दबोच कर उसे अंदर हवालात में बंद कर देते हैं। और ये खबर पूरे महकमे में आग की तरह फैल जाती है। अब बड़े से बड़े अधिकारियों का दौरा इस थाने पर होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आप भी बेहद चौंक जाएंगे कि जब एक बेटी अपने घर को शमशान बनाने पर उतारू हो जाए तो क्या हो सकता है। क्योंकि बेटी जब तक प्यार करती है तब तक तो वो बहुत अच्छा होती है, लेकिन अगर वो आपके साथ धोखेबाजी करने पर उतारू हो जाए तो हंसते खेलते परिवार को उसे शमशान घाट बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, तो हम फिर से उसी कहानी पर आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जबलपुर के रेलवे के अधिकारी के एक परिवार से। जब अधिकारी, जिनका नाम होता है राजेश विश्वकर्मा, वो अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी घूमने जाते हैं। उनके परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। एक 8 साल का लड़का, एक 16 साल की बिटिया और एक उनकी पत्नी और एक वो खुद। ये सारे लोग घूमने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं और उधर से लौटते समय राजेश की पत्नी का अचानक से तबीयत खराब होता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती हैं। पूरा परिवार गमगीन हो जाता है, फिर वापस घर पर आता है और घर पर आने के बाद अब इस परिवार में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। क्योंकि 8 साल का बेटा दिन में पढ़ने चला जाया करता, पिता नौकरी पर चले जाते थे और वो घर में सिर्फ एक लड़की बसती थी जिसका काल्पनिक नाम काव्या है। और काव्या के ऊपर एक दिन पड़ोस के ही रहने वाले मुकुल सिंह की नज़र पड़ जाती है। अब मुकुल सिंह काव्या से बात करने की बार बार कोशिश करता और काफ़ी कोशिशों के बाद काव्या को अपने जाल में फंसा लेता है। अब इसके बाद काव्या और मुकुल में बातचीत का दौर शुरू होता है और दोनों को एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। क्योंकि पिता तो रेलवे में नौकरी करते थे तो वहाँ चले जाते हैं, छोटा भाई स्कूल चला जाता था। मौका देखकर मुकुल सिंह सीधे अब घर पर आना जाना शुरू कर देता है। और इसकी भनक कुछ लोगों के माध्यम से जब पिता को पता चलती है तो पिता एक दिन अचानक से ही ऑफिस न जाकर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद सीधे घर पर चला आता है और अपनी बेटी और मुकुल सिंह को रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो इस कदर गुस्सा होता है मुकुल सिंह को कि वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। अपनी बेटी को भी कई तरीक़ों से समझाता है और उसके बाद जब वो यही नहीं उसका गुस्सा थमता है तो वो अपनी बेटी काव्या को लेकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर पास्को एक्ट के तहत मुकुल सिंह के ऊपर
एफआईआर करा देता है। अब एफआईआर होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है, आनन फानन में कॉलोनी में आती है और मुकुल को पकड़कर ले जाके बंद कर देती है, जहां पर उसे एक महिला इंस्पेक्टर उल्टा सीधा भी बोलती हैं और उसे पॉस्को के तहत जेल भेज दिया जाता है। अब यहीं से मेन कहानी शुरू होती है। अब जैसे मुकुल जेल चला जाता है, चूंकि लड़की का और मुकुल का बेहद गहरा प्यार होता है, क्योंकि ये नौजवान लड़की अपने प्यार को इतना सीरियस ले चुकी होती है कि अपने पिता से छुपकर कोर्ट में जाके एक गवाही दे देती है कि मैं अपने घर वालों के दबाव में आकर के मुकुल के ऊपर झूठा आरोप लगाई थी और मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ जो किया था वो किया था। बिना पर मुकुल को कोर्ट से जमानत मिल जाती है और वो बाहर आ जाता है। अब जैसे ही मुकुल जेल से छूटकर बाहर आता है, वो प्लान बनाता है कि अब किस तरीके से मैं अपने अपमान का बदला लूं और अपने प्यार को पाने के लिए वो अपने प्यार यानी काव्या के पिता को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बना लेता है। और पूरी प्लानिंग बनाने के लिए एक बात बेहद ज़रूरी रहती है कि उसके घर में एंटर कैसे होना है। तो इसका रास्ता उसे काव्या बताती है कि तुम पीछे के दरवाजे से घर में आ जाना। अब क्योंकि पीछे के दरवाजे से मुकुल का आना जाना रहता है, तो जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद राजेश अपने घर के पीछे के दरवाजे को लोहे के जाली से बंद करा देता है। अब इस बात को पता चलने के बाद मुकुल ऑनलाइन गैस कटर का ऑर्डर करता है और गैस कटर को मंगाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये प्लान बनाता है कि कैसे उसको उस जाली को काट देना है। अब वो हर रोज 2-4-5 मिनट के लिए उधर टहलते हुए जाता, जब कोई नहीं दिखता तो उस जाली को काटना शुरू करता। एक दिन ऐसा आया कि 14 मार्च की रात को मुकुल ने उस जाली को पूरी तरीके से काट दिया और 15 मार्च को ही राजेश को मारने का पूरा खौफनाक प्लान बना दिया। बेटी पल पल का खबर मुकुल को दिया करती थी और मुकुल 15 मार्च की तड़के सुबह 8 बजे पीछे के दरवाजे से उस घर में घुस जाता है। जैसे ही घर में घुसता है, अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए होता है। घर में घुसने के बाद उसे किचन की तरफ से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो तुरंत उन्हीं आवाज़ों की तरफ दौड़ जाता है और वहाँ पर देखता है कि राजेश अकेले ही बच्चों के लिए नाश्ता बना रहा है और राजेश अपने चेहरे को उधर करके नाश्ता बनाने में बिजी रहता है कि मुकुल धीमे कदमों से जाकर राजेश के सर पर वार करता है, क्योंकि ये धारदार हथियार से एक वार करता है और एक ही वार में राजेश तुरंत उसी जगह पर गिर जाता है। उसके बाद वहीं बगल में रखे एक भारी चीज को उठाता है और राजेश के सर पर बार बार मारता है और इस मारने की आवाज़ को सुनकर एक 8 साल का बच्चा जो बगल के कमरे में रहता है उसे सुनाई देता है और वो दौड़कर किचन की तरफ भागते हुए जाता है तो देखता है कि मुकुल सिंह उसके पापा को मार रहे हैं। उसके बाद वो लड़का मुकुल के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और बार बार कहता है कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए भैया, मेरे पापा को मत मारो। लेकिन मुकुल का इसकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो तुरंत उसी धारदार हथियार से इस लड़के के ऊपर एक वार करता है, जिससे इस लड़के की भी 1 से 2 वार में ही मौके पर मौत हो जाती है और पूरा किचन खून से लथपथ हो जाता है। अब इसके बाद वो लड़की आराम से बिल्कुल आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही नहीं है और वो किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि पिता और भाई दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। उसके बाद मुकुल इस लड़की से बिल्कुल आराम से कहता है और मुकुल इस लड़की को कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता कुछ नाश्ता बना रहे थे, आखिर वो क्या है, और तुम उस नाश्ते को बनाओ, तब तक मैं इन लोगों का कुछ इंतजाम करता हूँ। उसके बाद वो इस किचन को अच्छे से धुलता है। इन लाशों में बच्चे की लाश को एक पॉलीथीन में लपेटा जाता है, फिर एक चद्दर में लपेटा जाता है और फ्रिज में बंद कर दिया जाता है और पिता की लाश को एक बड़ी सी पॉलीथीन में लपेटकर उसी किचन के कॉर्नर में ढकेल दिया जाता है। फिर ये दोनों हाथ पैर धुलते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं और तब तक घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंच जाती है और जैसे ही 12 बजता है ये दोनों आराम से वहां से निकलने का पूरा प्लान बनाते हैं।
बेटी अपने बाप के पर्स में रखे हुए पैसों को लेती है, डेबिट कार्ड को लेती है, क्रेडिट कार्ड को लेती है और मौके से निकल जाती है। अब निकलने के बाद उसने 4 सेकंड की एक ऑडियो क्लिप बनाई और उसने अपनी चचेरी बहन आरती को वो क्लिप सेंड कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि बगल के रहने वाले मुकुल ने पापा और भाई को जान से मार दिया है। बस इतना कहने के बाद वो लड़की मुकुल के साथ निकलती है और जबलपुर से बाहर चली जाती है। अब ये मैसेज जैसे ही आरती सुनती है, अपने पापा को फॉरवर्ड करती है और उसके पापा इस मैसेज को जबलपुर में रहने वाले अपने जानने वालों को फॉरवर्ड करते हैं। तुरंत ये बात जीआरपी थाने को बताई जाती है और प्रशासनिक थाने पर भी बताई जाती है। दोनों लोग वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसती है तो ये भयानक मंजर देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और उसके बाद अंदर देखती है कि एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है, जिसे पॉलीथीन में लपेट कर रखा गया है। अब ये देखने के बाद तुरंत पुलिस वहां एक्शन में आती है और आनन फानन में उस बच्चे की लाश को खोजा जाता है। फिर फ्रिज को खोला जाता है और उसमें से बच्चे की भी लाश मिलती है और दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसके बाद पुलिस को ये शक होता है कि कहीं मारने वाले ने लड़की को जबरन कहीं उठा तो नहीं ले गया। अब तुरंत उसकी सीसीटीवी जांच की जाती है तो पता चलता है कि लड़की, देखने में ये लगता है कि लड़की अपनी मर्जी से जा रही है। अब इसके बाद जबलपुर के रेलवे स्टेशन की भी सीसीटीवी जांच कराई जाती है, वहाँ भी लड़की अपनी मर्जी से जाती है। अब ये लोग इतने देर में जबलपुर छोड़कर इंदौर की तरफ बढ़ जाते हैं। पुलिस भी इनका पीछा शुरू करती है। जैसे जैसे मोबाइल खुलता, लोकेशन ट्रेस होता, पुलिस पहुंचती और पुलिस और इन लोगों के बीच चोर और सिपाही का खेल चलता रहता है। कभी पुलिस किसी बस स्टेशन से जैसे ये लोग पैसा निकालते, पुलिस वहां पहुंचती और पहुंचने से बिल्कुल 15 मिनट पहले ही ये लोग वहां से फरार हो जाते। ऐसे ही करते करते इन लोगों ने तकरीबन 8 राज्यों के 20 शहरों में इस तरीके से पुलिस को दौड़ाया। और जब पुलिस को लगा कि इनका मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो पिता का बैंक अकाउंट है, उसी से ये लोग, उसके एटीएम कार्ड से ये लोग पैसे निकाल रहे हैं, तो पुलिस ने इसे बंद करा दिया। अब बंद कराने के बाद इन लोगों के पास पैसे नहीं बची तो ये मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार घूमना शुरू करते हैं। और चूंकि वहाँ पर ये शिविरों में जाते, फ्री में खाना खाते और कहीं पर सो जाते, क्योंकि पैसा तो था नहीं। अब एक दिन हरिद्वार में ये लोग छुप छुपा कर रहते हैं कि तभी एक शौचालय के पास मुंह धुलते हैं, क्योंकि लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है और उम्र 16 साल की रखती है। तभी वहाँ के एक नगर रक्षा समिति के एक आदमी का नज़र इस लड़की पर पड़ता है और इस लड़की और उस लड़के की बातचीत के तरीके से लगता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर गड़बड़ है। वो तुरंत नज़दीकी थाना के एसएचओ को फ़ोन करते हैं और पूरी बात की जानकारी देते हैं और मौके पर तुरंत पुलिस आ जाती है और लड़की और इस लड़के से पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन लड़की बिना डरे हुए पूरी अपनी बात बता देती है कि वो जबलपुर की रहने वाली है, उसका पता ये है। अब इसके बाद ये सुनता है मुकुल, तो वो तुरंत कहता है कि मैं आ रहा हूँ। अब पुलिस उसे समझाती है कि परेशान ना होइए, हम आप लोगों को आपके घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। और मुकुल कहता है कि सर मेरा बैग भूल गया है, मैं हॉस्पिटल के पास रखा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। और ये कह के वो दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब ये लड़की पुलिस वालों के पास रह जाती है। पुलिस वाले तत्काल जबलपुर के थाने में संपर्क करते हैं और जैसे ही इस लड़की की फ़ोटो भेजते हैं, वैसे ही जबलपुर की पुलिस कहती है कि इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि इसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बाप और भाई की हत्या करवाई थी। और उसके बाद इस लड़की को हरिद्वार से जबलपुर लाया जाता है और बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि बच्ची अभी नाबालिग होती है। और इसी के बाद वो लड़का भी जबलपुर के इस थाने में, क्योंकि मजनू बिना प्रेमिका के रह कैसे सकता था, तो मजबूरी में उसे इस थाने में पेश होना पड़ता है। और कोर्ट जब उसे रिमांड पर भेजती है तो उसने ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। उसके हिट लिस्ट के निशाने पर तकरीबन 5 लोग होते हैं, जिसमें वो पहला नंबर राजेश विश्वकर्मा को रखता है, दूसरा नंबर उसके बगल में ही रहने वाली उसकी एक महिला रिश्तेदार को रखता है, क्योंकि मुकुल को आते जाते उन्होंने ही देखा था और उन्होंने इसकी सूचना राजेश को दिया था। उसके बाद वो पड़ोस के रहने वाले
एक अंकल जी को टारगेट करने वाला होता है। उसके बाद उसे जिस महिला इंस्पेक्टर ने बुरा भला कह के जेल भेजा था, अगला शिकार उनका होने वाला होता है। और आखिरी नंबर, उसे अपनी प्रेमिका को शिकार बनाना था, क्योंकि उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। लेकिन प्रेमिका अपने पिता के हत्या में शामिल हो जाती है, इसकी वजह से वो इरादा बदल देता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।